जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर वी हैव सीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इफ यू हैवंट सीन वॉच दैट वीडियो, यू प्लीज चेक दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, तो आज हम हाई कोर्ट के बारे में बेटा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट आपका हाई कोर्ट के अंदर आएगा बेटा, हाई कोर्ट जो आपका है, देखिए ऐसा है कि हाई कोर्ट जो आपका होता है, हाई कोर्ट एक स्टेट का एक हाई कोर्ट भी होता है और ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेट्स का एक ही आपका क्या हो, हाई कोर्ट भी हो। ठीक है, या एक स्टेट और एक यूटी का एक ही हाई कोर्ट भी आपका हो सकता है। राइट, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूं आपका उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है जो आपका प्रयागराज हाई कोर्ट है। राइट, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड का अपना एक अलग से हाई कोर्ट है। राइट, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनका दोनों स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो आपका पंजाब और हरियाणा का दोनों का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो मतलब दो स्टेट्स का अपना उनका एक ही हाई कोर्ट है। राइट, अगर मैं बात करूं एक स्टेट और एक यूटी का भी एक ही हाई कोर्ट होता है। फॉर एन एग्जांपल आपका जो कोलकाता हाई कोर्ट है बेटा, तो कोलकाता हाई कोर्ट एक तो आपका वेस्ट बंगाल हो गया जो स्टेट है, और एक अंडमान एंड निकोबार हो गया। तो अंडमान एंड निकोबार और जो आपका वेस्ट बंगाल का जो एक कोर्ट है, जो उनका जो कि हाई कोर्ट है बेटा, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो आपका कोलकाता में सिचुएटेड है। इन द सेम मैनर जो केरला हाई कोर्ट है तुम्हारा बेटा, केरला के अंदर जो आपका हाई कोर्ट है वो केरला के लिए वो है और आपका लक्षद्वीप के लिए भी है। तो इस टाइप से बेटा एक हाई कोर्ट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर एक हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट मतलब एक ही हर स्टेट के लिए हो, ऐसा नहीं होता है। एक हाई कोर्ट आपका दो स्टेट्स के लिए भी हो सकता है या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है, या एक स्टेट या एक आपका जो यूटी है उसके लिए भी आपका हो सकता है। तो बेटा आई होप ये पॉइंट आप सबको समझ में आया होगा। अगर हम इसके बाद स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जो आपका हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है, तो बेटा याद रखना हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो इट इज नॉट फिक्स। हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपको पता है कि अलग अलग क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, तो उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल फिक्स नहीं है। राइट, उनकी स्ट्रेंथ क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, भले ही उसमें एक आपका चीफ जस्टिस होता है। राइट, चीफ जस्टिस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, एक आपका चीफ जस्टिस होगा, बाकी उसमें क्या होंगे बेटा, अदर जजेस होंगे। तो इसमें मैं इस टाइप से लिख देता हूं यहां पे कि एक तो आपका बेटा चीफ जस्टिस होगा, एक तो आपका उस हाई कोर्ट के अंदर क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा, और इसके साथ साथ वहां पे बेटा आपके क्या होंगे, अदर जजेस होंगे। वहां पे आपके क्या होंगे, अदर जजेस होंगे। तो आई होप ये पोर्शन भी आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और जो आपके अदर जजेस होते हैं किसी एक हाई कोर्ट के अंदर, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट चीफ जस्टिस, अगर हम उस स्टेट के चीफ जस्टिस की बात करते हैं, फॉर एन एग्जांपल हम उत्तराखंड की बात ले रहे हैं, उत्तराखंड का आपका एक चीफ जस्टिस होगा और उसके साथ साथ वहां पे अदर जजेस भी होंगे। अगर हम चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो चीफ जस्टिस को भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा, प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, अदर जजेस की बात करेंगे तो अदर जजेस का भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट बेटा कौन करता है, एट लास्ट प्रेसिडेंट ही करता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं, और उनके अलावा जितने भी हाई कोर्ट्स इंडिया के अंदर हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स इंडिया के अंदर है, उनके जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है बेटा, उनके जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम किसी एक स्टेट के हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उस हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस है उसका अपॉइंटमेंट बेटा कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट यहां पे करता है, किसकी कंसल्टेशन से करेगा, प्रेसिडेंट करता है इन कंसल्टेशन विद, किसकी कंसल्टेशन से यहां पे करता है, सीजेआई। सीजेआई का मतलब है बेटा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस को, स्टेट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। और चीफ जस्टिस के साथ साथ यहां पे एक और
पर्सन से कंसल्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा उस स्टेट का क्या गवर्नर, ठीक है, उस स्टेट का गवर्नर। तो एक तो प्रेसिडेंट करेगा, किसकी कंसल्ट लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से, और उस स्टेट के जिस स्टेट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है उस स्टेट के गवर्नर से भी क्या करेगा बेटा, कंसल्ट करेगा, और तब जाकर के चीफ जस्टिस वहां पे आपका उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर हम उसी स्टेट के हाई कोर्ट के दूसरे जजेस की बात करते हैं तो दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो भी बेटा प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन यहां पे किसकी कंसल्टेशन ली जाएगी, ये तीन तो होंगे ही, इसके साथ साथ आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होगा ही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ आपका जो क्या है गवर्नर तो होगा ही, ठीक है, यहां पे आपका गवर्नर तो हो गई, ये तीन है, यहां पे ये तीन तो होंगे ही, बट इनके साथ साथ यहां पे आपका क्या आएगा, ये जो अब चीफ जस्टिस जो पहले अपॉइंटमेंट हो चुका है वो भी यहां पे आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, उस स्टेट का चीफ जस्टिस जहां पे अदर जजेस को भी अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है ना। तो एक बार फिर समझेंगे, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है बेटा प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, एंड उस स्टेट के गवर्नर। अगर अदर जजेस की बात करेंगे तो अदर जजेस में कौन अपॉइंटमेंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उस स्टेट का गवर्नर भी होगा, लेकिन अब अदर जजेस में ये जो चीफ जस्टिस है वो भी यहां पर आ जाएगा। तो इन सबकी कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट क्या करेगा, उन जजेस को यहां पे अपॉइंटमेंट करेगा। तो आई होप बेटा ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इसको मैं यहां पर रफ कर देता हूं, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये तो बेटा अभी तक हमने देखा कि कितनी कितनी आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो मैंने बताया कि स्ट्रेंथ इज नॉट फिक्स्ड, स्ट्रेंथ यहां पे फिक्स नहीं होती है। दूसरा मैंने बताया कि यहां पे जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा, वो प्रेसिडेंट ही करता है, और किस किस की कंसल्टेशन से यहां पे अपॉइंटमेंट होता है, ये भी चीज हमने यहां पे चेक कर ली है, ठीक है। अब अगर हम बेटा हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की बात करते हैं, अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर करता है वो भी अथॉरिटी बेटा किसके पास है, वो भी बेटा अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ही क्या करता है, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करता है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई प्रेसिडेंट क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से, अगेन सेम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से, प्लस वो गवर्नर, यहां पे बेटा मैं 2 बार गवर्नर लिख रहा हूं, ये लीजिए मैंने यहां पे 2 बार गवर्नर लिख लिया है। अब आप बोलेंगे सर ये 2 बार आपने गवर्नर क्यों लिखा है, तो सबसे पहले मेन अथॉरिटी किसके, मतलब कौन करेगा, साइन लास्ट में किसके होंगे बेटा, प्रेसिडेंट के। क्वेश्चन आता है कि कौन करता है, तो एक्सक्यूज मी, तो आपको नाम लिखना है प्रेसिडेंट का, टिक आपको प्रेसिडेंट पे ही मानना है, क्योंकि फाइनल जो अथॉरिटी है, फाइनल साइन किसके होंगे बेटा, प्रेसिडेंट के होंगे। अगर एक हाई कोर्ट से, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उत्तराखंड हाई कोर्ट से कोई जजेस का अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा महाराष्ट्र ठीक हाई कोर्ट में, अगर मुंबई हाई कोर्ट में किसी एक जज का आपका ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, किससे कंसल्ट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, और किससे कंसल्ट करेगा, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट फ्रॉम विच द जज हैज टू बी ट्रांसफर्ड, उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेगा जिस स्टेट से क्या होना है, उस जज को ट्रांसफर करना है, और प्लस एक और गवर्नर, उस स्टेट के गवर्नर को, महाराष्ट्र के यहां पे क्या गवर्नर को, कि जो स्टेट क्या कर रहा है उस जज को रिसीव करने वाला है, ठीक है। तो यहां तक आई होप बेटा सबको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफर जज का कैसे होता है, तो एक हाई कोर्ट के से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर कैसे कैसे आपके जजेस का यहां पे बेटा क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बेटा क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसको मैं यहां पर रफ कर देता हूं, ये वाला पोर्शन यहां पे गवर्नर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये दोनों गवर्नर आपके एक साथ आ जाएंगे। अगर मैं यहां पे, अगर हमने अपॉइंटमेंट की बात यहां पे पूरी कंप्लीट कर दी है, ट्रांसफर की बात हमने यहां पे कंप्लीट कर दी है, क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, तो क्वालिफिकेशन के अंदर आप सबको एक पॉइंट तो आपको पता है दैट ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आप सबको पता है।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने क्या देखा था, अगर कोई बंदा जज बनने के लिए क्वालिफाई है कि नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं है, तो उसको कम से कम एटलीस्ट 5 साल के लिए किसी एक हाई कोर्ट या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए था, जज होना चाहिए था, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है। या तो वो एक हाई कोर्ट या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के अंदर क्या है, एडवोकेट है कम से कम 10 साल के लिए, राइट, तब भी वो क्या है आपका एलिजिबल है। या तो प्रेसिडेंट की जो नजरों में वो क्या है, एक डिस्टिंग्विश क्या है बेटा, ये आपका जुरिस्ट है, तब हो सकता है। हाई कोर्ट के क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो कोई एक ऐसा बंदा, वो मैं लिख लेता हूं, he or she has been an advocate, वो उस बंदे को क्या होना पड़ेगा, he or she has been an advocate in high court और हाई कोर्ट्स, या तो एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में क्या होना पड़ेगा, एडवोकेट यहां पे होना पड़ेगा फॉर कितने साल के लिए, सेम है 10 इयर्स, 10 साल के लिए उसे क्या होना पड़ेगा बेटा, एडवोकेट होना पड़ेगा। ये सेम टू सेम किसकी तरह है बेटा, सुप्रीम कोर्ट की तरह है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा था। तो अगर एक हाई कोर्ट या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के अंदर अगर एक बंदा 10 साल तक एडवोकेट रहा है तो वो एलिजिबल है हाई कोर्ट के जज बनने के, ठीक है। दूसरा बेटा इसके अंदर ये आएगा कि वो बंदा हैज बीन होल्डिंग या हैज बीन, वी कैन से और इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओके, he should have held a judicial post in India। कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, इन इंडिया, इसको आप पूरा लिख लेते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। देखो दो चीजें हैं। सबसे पहली बात हमने क्या लिखी, सबसे पहली बात हमने वही लिखी है जो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखी थी। क्या लिखी है, दैट हैज बीन और शुड हैव बीन, इसको हम शुड हैव बीन भी कर सकते हैं कि शुड हैव बीन एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर 10 इयर्स। 10 साल के लिए अगर एक बंदा किसी एक हाई कोर्ट या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के अंदर कंटिन्यूसली 10 साल तक क्या हो, कोई अगर वो एडवोकेट के रूप में काम कर रहा हो तो वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल क्वालिफाई है। या वो बंदा क्या हो, इंडिया के अंदर कम से कम 10 साल के लिए, कम से कम 10 इयर्स के लिए किसी जुडिशियल पोस्ट पे हो। लेकिन अभी जुडिशियल पोस्ट का मतलब क्या है, देखिए जुडिशियल पोस्ट का मतलब हो सकता है कि वो आपका सेशन कोर्ट के अंदर, जो आपके थर्ड लेवल का जो हमारा स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अगर आपका क्या है, जज है ना, किसी भी आपका वहां पे क्या है जुडिशियल पोस्ट में जज है, ये हो सकता है। अगर वहां पे 10 साल के लिए जज रहा हो तो वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या है बेटा, एलिजिबल है, ठीक है। तो आई होप ये पोर्शन आप सबको समझ में आया हो कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपको यहाँ पे आपका होनी चाहिए। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इससे मैं रफ कर दे रहा हूं, इसके बाद हम देखते हैं हाई कोर्ट जो है उसका टर्म, हाई कोर्ट का जो आपका टर्म क्या है, ठीक है ना। हाई कोर्ट के जो आपके जजेस हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस का टर्म क्या है, कितने साल के लिए ये यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, क्या क्या है इसके अंदर। अगर हम बेटा टर्म की बात करते हैं तो देखो मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि 65 ईयर्स, कि 65 ईयर्स तक सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। रिटायरमेंट एज क्या है, 65। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की बात करते हैं तो बेटा इस केस में आपका 62 ईयर्स आ जाएगा, कि कोई भी जज अगर हाई कोर्ट का जज है तो उसके रिटायरमेंट की जो एज होती है बेटा वो कितनी होती है, वो 62, वो आपका 62 ईयर्स ही होती है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले क्या हो सकता है, जो आपका हाई कोर्ट का जज है
इससे पहले भी 62 ईयर्स से पहले भी उसको रिमूव किया जा सकता है। अब रिमूव करने का रिमूव करने का जो उसके जो आपका राइट है वो किसके पास है बेटा? वो पार्लियामेंट के पास है। वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सेम वैसे ही हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जाता है। ये मैंने आपको किसके अंदर बताया था? सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था। सेम चीज मैं अगेन फिर से आपको एक्सप्लेन यहां पे कर दे रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर वी हैव लोकसभा, पार्लियामेंट के अंदर वी हैव राज्यसभा। किसी भी हाउस में जज को, किसी हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो आपका प्रपोजल आता है, जो मोशन आता है, वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। एग्जांपल के लिए राज्यसभा में एक प्रपोजल आ गया है कि भैया उस में भी उत्तराखंड का हाई कोर्ट को मान के चल लो कि एक जज है उसको हटाना है, तो वो प्रपोजल, वो मोशन मान के चल लीजिए आपका वैसे किसी भी हाउस में आ सकता है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आपका राज्यसभा में आ गया प्रपोजल। अगर राज्यसभा ने उस प्रपोजल को 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया तो फिर वो किसके पास जाएगा? वो फिर लोकसभा के पास जाएगा। फिर लोकसभा ने भी अगर उसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया फिर वो किसके पास जाएगा? वो बेटा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन करेगा वैसे ही वो जज अपनी पोस्ट से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। उस जज का क्या हो जाएगा बेटा? रिमूवल हो जाएगा। तो आई होप यहां तक बेटा सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने बेटा आज देखा किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर अगर आपने चेक नहीं किए है सो प्लीज चेक दैट वीडियो फर्स्ट। वहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा है। फिर आज हमने जो है बेटा हाई कोर्ट के बारे में आज हमने इसको किया, यहाँ पे क्लियर किया है। तो आज हम बेटा इतना करेंगे, इसके बाद हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।